प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम अंदाजों को गलत साबित करके एक मरतबा फिर इंतखाब जीत लिया है। एक मरतबा फिर वो अमेरिका के सदर बन गए हैं और अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कहा है कि वो जंगें ख़त्म करेंगे। और जंगें हम जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में दो बड़ी जंगें चल रही हैं, एक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान और दूसरा रूस और यूक्रेन के दरमियान। अमेरिकी सदर इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? फिर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बड़ा अहम है। पाकिस्तान पर इस अमेरिकी इंतखाबात के नताइज के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? पाकिस्तानियों की क्या तवक्कुआत हैं? अमेरिका पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है? आज तक वो अमेरिका जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी तनाजुर में देखता रहा है, अब क्या पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक वो उसे ट्रेड के तनाजुर में देखेगा? बहुत से अहम सवाल हैं जो अमेरिका में होने वाले इन इंतखाबात, अमेरिका में आने वाली तब्दीली और डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के साथ ही जन्म ले रहे हैं। इन्हीं सवालों पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद। जहांगीर खट्टक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं और न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जहांगीर खट्टक साहब, आपको भी शुक्रिया, खुशामदीद। मैं पहले खट्टक साहब आप ही से जानना चाहूँगा, क्या वजह हुई कि वो जो सर्वेस से उनके नताइज गलत साबित हुए, या उनके बरअक्स नतीजा निकला है कि डोनाल्ड ट्रंप एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ ये इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे? आपके ख्याल में मेजर फैक्टर्स क्या रहे? मेजर फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सदर बाइडेन की जो कारकर्दगी है, मेरा ख्याल है कि वो कैमला हैरिस को ले डूबी, बल्कि सदर बाइडेन और कैमला हैरिस ही की अपनी कारकर्दगी उनको ले डूबी। यहाँ पर तकरीबन यानी पोलिंग डे तो कल था, उससे एक दिन पहले जो मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे थे, तो उसमें बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 38.5% थी और जो डिसअप्रूवल था वो मोर देन 56% था। अब एक ऐसा प्रेसिडेंट और उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो किस तरीके से मेजॉरिटी हासिल करेगा, मैथ काम नहीं कर रही थी। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा पैसा लगाया गया था, देखिए दोनों कैंपेन्स ने दे रेज $2.62 बिलियन फॉर द कैंपेन। सिर्फ कैमला हैरिस ने $1.5 अरब रेज किए थे अपनी कैंपेन के लिए। सिर्फ पेंसिल्वेनिया जो उन्होंने हारी है, वहां पर सिर्फ इश्तिहारी मुहिम में उन्होंने $350 मिलियन झोंके दोनों कैंपेन्स ने। कहने का मेरा मकसद यह है कि ये एक्सपेक्टेड था कि इकोनॉमिकली भी अमेरिका में हालात ठीक नहीं है, महंगाई गरचे अब काबू में काफी हद तक आ गई है, लेकिन फिर भी, और उसके साथ साथ जंगें, सदर बाइडेन की जो वॉर पॉलिसी है, चाहे वो यूक्रेन के हवाले से हो या मिडल ईस्ट के हवाले से हो, उसके ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा तकसीम और तफरीक है। सबसे बड़ी बात, जो डेमोक्रेटिक वोटर है उसकी, जो मुसलमान वोटर, मैं इस एंगल से बात करूंगा कि मुसलमान वोटर जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा है, वो बहुत गहरी उसमें तकसीम थी। यानी आप देखिए कि मिशिगन जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, वहां से रशीदा तालिब जिन्होंने अपना इलेक्शन जीत ली है, लेकिन उन्होंने कैमला हैरिस को एंडोर्स करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो सदर बाइडेन की पॉलिसी से इख्तिलाफ रखती हैं। और रशीदा तालिब कौन है? उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो दोबारा इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक टिकट पर ही जीती हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में डिवीजन, मुस्लिम वोट स्विंग किए है, मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा हर जगह पर, और साथ पर ब्लैक और लैटिनो वोट भी बहुत ज्यादा स्विंग कर गया। तो वॉर, इकोनॉमी और फिर इमिग्रेशन पॉलिसी और इसके अलावा होस्ट ऑफ अदर इश्यूज। लेकिन आपने खट्टक साहब जैसा कि कहा कि खुद बाइडेन और कैमला की अपनी पॉलिसी उनको ले डूबी है, लेकिन अगर उनकी पॉलिसी ऐसी थी तो फिर किस बुनियाद पर सर्वेज उनको ज्यादा बेहतर रेटिंग उनकी करार दे रहे थे? देखिए, अभी ये इलेक्शन अमेरिका में क्या पूरी दुनिया में ही मेरा ख्याल है ये साइंस भी और कारोबार भी है। हमेशा के लिए जितने भी ये कहते हैं नेक एंड नेक हो रहा है, और 48% एंड 49% वो सब कुछ प्रोजेक्शंस थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो ट्रंप हैं वो इस तरीके से क्लीन स्वीप नहीं कहे गए कि कैमला हैरिस से वो बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से जीते हैं। हाँ, मार्जिन से जीते हैं, लेकिन शॉकिंगली हाई मार्जिन से नहीं जीते, जो कि एक्सपेक्टेड था। तो लिहाजा वो जो सर्वेस थे वो लार्जली ठीक थे, और जितने भी देखिए उससे एक दिन पहले जितने भी सर्वेज आ रहे थे, जो उनके एग्रीगेट आ रहा था, तो वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था। यानी जो प्रोजेक्शंस थी वो ये थी कि 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स, यानी पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, उसमें 4 में तो वो फेवरेट आ रहे थे। नेवाडा जी नहीं, 4 में नहीं, 5 में फेवरेट आ रहे थे। अच्छा। सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसी थी कि जहां पर कैमला हैरिस जो थी वो पॉजिटिव जा रही थी कि वो शायद वहां जीत जाए, लेकिन उनका वो जो मार्जिन था वो सिर्फ 0.4% एंड 0.5% था, विच इज नथिंग, इट इज विद इन द मार्जिन ऑफ एरर। तो इसलिए
एक्सपेक्टेड था। और फिर एक बात और, कैसे ये मुमकिन है कि एक शख्स इलेक्शन जीत सकता है कि जब 2 हफ्ते पहले आम अमरीकी से पूछा जाए कि इज अमेरिका गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, 2 out of 3 people say that we are going in wrong direction। कैसे मुमकिन है? सही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़े वैलिड क्वेश्चन आपने उठाए। बड़े सर बड़ा हमें इस इलेक्शन को समझने में मदद मिली आपके तज्ज़िये से। मगर मैं ब्रिगेडियर साहब, अब जीत गए, बाइडेन जीत गए, अब वो कहते हैं कि जंगों का खात्मा करूंगा। आपके ख्याल में इसराइल की तरफ तमाम तर हमदर्दी रखते हुए भी और उनकी पॉलिसी इसराइल के लिए अमेरिका की बड़ी वाज़ेह है, चाहे वो रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। कैसे कर पाएंगे वो कि इसराइल से जंग का खात्मा करवाएं? ये अमेरिका की अपनी ज़रूरत भी है या वो फ़लस्तीनियों की हमदर्दी में करेंगे? कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखें, बेसिकली बात यह है कि बाइडन को और कमला हैरिस को भी जो फर्क पड़ा है वो ये 2 वॉर्स की वजह से। इवन मॉडर्न जूस जो थे, दे वर अगेंस्ट द नेतन्याहू एंड बाइडन एंड कमेला के, दे वर अमेरिकन के उनको सपोर्ट कर रहे थे। सेकंड, तमाम मुस्लिम और ह्यूमन राइट्स जिसमें मॉडर्न इवन आपके जो क्रिश्चियंस अमेरिकन थे, दे वर आल्सो नॉट हैप्पी। आपके सामने कितनी यूनिवर्सिटीज में यंग स्टूडेंट जितने थे, हार्वर्ड के ले लें, कहीं के ले लें, दे वर ऑल डूइंग स्लोगन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स कि इट वाज गोइंग इट। और मेरे ख्याल में वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर यूक्रेन वॉर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। दैट मीन्स ही मीन बिजनेस। और इससे पहले अफगानिस्तान में भी देखे उन्होंने खत्म किया था। और जो डिस्ट्रक्शन और जो जुल्म हुआ है गाजा के अंदर, वो आई थिंक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आल्सो डोंट लाइक इट, बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों का वोट, तमाम मॉडरेट अमेरिकन का वोट, स्टूडेंट्स का वोट, इवन जूस का वोट, दे हैव गॉन अगेंस्ट ये डेमोक्रेट्स के। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। फिर उसके बाद उनकी पेंसिल देखें, स्विंग स्टेट सारी उन्होंने जीती। हर एक में फर्क कितना आ रहा था? 1%, 2%, 51%, 49%, 51%, 50%। मेन कंपटीशन नेक टू नेक था। एंड में जाके उनका जो एक रूरल एरिया का है, फिर उनका जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, फिर उसके बाद जो उन्होंने अपनी पॉलिसी इमिग्रेंट्स के लिए रखी हुई थी, डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए हम इम्पोर्ट पे ड्यूटीज लगाएंगे ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंप्रूव करे। इकोनॉमिक फैक्टर तो बहुत बड़ा है। इसलिए मेरे ख्याल में लोगों ने ये सोचा कि ही इज अ डूअर एंड ही कैन डू एनीथिंग। अनऑर्थोडॉक्स हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, पॉलिसी बनाते हैं और फिर एट टाइम इवन पेंटागन को और स्टेट डिपार्टमेंट को थोड़ी सी अपने ऊपर मैनूवरिंग करनी पड़ती है। तो दैट इज द थिंग हियर डिफरेंट। यही आजकल की पॉलिसी में ये चीजें हैं। अब हमें पाकिस्तान में ये देखना है कि हम इससे कितना फायदा उठा सकते हैं। दैट इज द मेन क्वेश्चन कि हमने इसके लिए क्या करनी है। हमारी हुकूमत को अभी सोचना चाहिए कि रिपब्लिकन का झुकाव मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट में ज्यादा रहता है, उसको हमने कैसे एक्सप्लॉइट करना है, हमारे क्या मफादात हैं, उसको हमने कैसे लेके चलना है। खासतौर पर ईरान पाकिस्तान रिलेशनशिप जिसमें गैस पाइपलाइन है, हमने ऑयल उनसे ले सकते हैं कम कीमत के ऊपर। कैसे हमने अमेरिकन को कन्विंस करना है कि हमारी इकोनॉमी की बात है, अगर हम हमें इंडिया को वेवर दे सकते हैं, टर्की को दे सकते हैं, वाई नॉट पाकिस्तान जो कि बिल्कुल नेबर है और हमारे ये हालात है। तो आई थिंक ओवरऑल नाउ काफी चेंजेस हुए हैं, बेहतर होगा। साहब, ये माजी में तो ये रहा ना, ट्रंप भी जब पहले आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया, उसका फिर जवाब भी गया इमरान खान की तरफ से, फिर मुलाकात हुई तो ताल्लुकात में बेहतरी भी नजर आई। अमेरिका पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी के नजर से देखता रहा है। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान चाहता है कि जी उसको ट्रेड की नजर से देखा जाए या ट्रेड बढ़ाई जाए। अब इस वक्त पाकिस्तान, हमेशा हम ये सोचते रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से क्या तवक्को रखता है। देखिए, पाकिस्तान की पहला तवक्को ये रखता है कि अमेरिका शुड स्टॉप लुकिंग पाकिस्तान थ्रू इंडियन प्रिज्म। इंडिया के रास्ते से पाकिस्तान को मत लेके आप डायरेक्ट पाकिस्तान रिलेशनशिप करें। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने हर दफा मौके पे आपके साथ खड़े होते हैं, उसमें देखना है कि पाकिस्तान चाहता है कि हमारा ट्रेड उनसे बढ़े। पाकिस्तान चाहता है कि हम अब, लेकिन ट्रेड बढ़ाने के लिए आप टैक्स तो बहुत करें, $3-4 बिलियन का करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो दुनिया की मार्केट बीट करेंगे ना। आपको उन्होंने 70 चीजें दी हुई है कि जी ये भी आप कर सकते हैं, बट यू डोंट मीट वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ हाई हैवी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने अपने घर को तो ठीक करें। जहाँ एक मुल्क में 3-4 हज़ार अरब रुपया एक FBR में आपका साल का इनकम टैक्स सेल टैक्स में चोरी हो रहा है, तो अगर आप यही ठीक कर लें तो वी डोंट हैव टू वर्क, आप चादर नहीं बनाने की जरूरत कहीं पे भी है।
ये चीजें हमने ठीक करनी। फिर मिलिट्री चीफ आर्मी से हमारे बहुत अग्रेसिव हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल एक्यूमेंट भी है, देन ही कैन हैव अ कम्युनिटी विद अमेरिकन बैंडर के साथ। तो हमें इस वक्त प्रोएक्टिव पॉलिसी भी चाहिए। हमारा फॉरेन मिनिस्टर हैज टू बी वेरी गुड। अब मेरे ख्याल में अब ये जो हालात ठीक हो रहे हैं, 26th अमेंडमेंट हो गई है, कोई और चीजें एक्ट से चेंज की हैं, मे बी वी फाइंड पीपल पार्टी ज्वाइनिंग एंड फॉर, मुझे लगता है कि शायद बिलावल भुट्टो ही बन जाए फॉरेन मिनिस्टर। इससे काफी फर्क पड़ेगा जो हमें चेंज देखनी है। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन खट्टक साहब मैं अभी जो आप पहले गुफ्तगू कर रहे थे मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने कमला हैरिस और बाइडेन का जिक्र किया, उनकी पॉलिसीज का जिक्र किया, तो ये तासुर भी मिलता है आपकी गुफ्तगू से, और क्या ये सही मैंने तासुर लिया है कि ट्रंप अपनी स्ट्रेंथ की वजह से कम और अपने हरीफ की कमजोरी की वजह से ज्यादा जीते हैं? क्या ये कहना दुरुस्त होगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, देखिए, हमेशा के लिए अमरीकी इंतखाबात और पाकिस्तानी इंतखाबात में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर भी नारे बिकते हैं, लेकिन सिर्फ नारे नहीं बिकते, प्रोग्राम भी बिकता है, विजन भी बिकती है, और उस पर अगर अमल ना हो तो फिर सजा भी मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रास्ता दिखाया है अमरीकी कौम को, जिसका एक वाज़ेह जो मकसद है, वो कहते हैं कि मैं नई जंगें नहीं शुरू करूंगा, मैं जंगें खत्म करूंगा। और दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं है वाज़ेह। यानी कमला हैरिस जो है वो कह रही है मैं यूक्रेन को इमदाद भी दूंगी, इसराइल को इमदाद भी दूंगी, हम 2 स्टेट सोल्यूशन में जो है बिलीव भी रखते हैं, लेकिन भी शी इज नॉट गिविंग एनी वे फॉरवर्ड कि उसका रोड मैप क्या है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं लबनान में और गजा में जंगें खत्म करूंगा, और इसी तरह जो यूक्रेन है उसमें जंग खत्म करूंगा। मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे जो सबसे पहला कदम शायद वो उठाएंगे, वो ये करें कि यूक्रेन की इमदाद बंद करेंगे। जो मिलिट्री एड यूक्रेन को मिलती है, जब से जंग शुरू हुई है, अमेरिका ने यूक्रेन को सदर बाइडेन के दौरे सदारत में $171 अरब की इकोनॉमिक और मिलिट्री एड दी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये एड उनको जारी रहेगी। तो चूंकि जिस तरह गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, जंग बारूद पे चलती है, बारूद खत्म हो जाए तो फिर नारों पे जंगें होंगी, बाकी नहीं। सर ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका या अमेरिका के साथ जो ट्रंप हैं वो ये इमदाद बंद करके यूक्रेन को रूस के रहमो करम पर छोड़ दें और कहें जाओ अपना रास्ता खुद लो, तो रूस तो उन्हें खा जाएगा? ये कैसे कर सकते हैं वो? मेरा ख्याल ये है कि देखिए असदुल्ला साहब, ये जो मसाइल होते हैं उनका हल सिर्फ जंगों के जरिए नहीं निकाला जाता, डिप्लोमेसी के जरिए भी निकाला जाता है। और वो मेरा ख्याल है यही बता रहे हैं कि मैं डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल सही है, पीस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं आप। इस पर ब्रिगेडियर साहब आप कहिए कि हमने देखा है कि आप जैसे आप कह रहे थे कि एक इंडिया के लेंस से या उसके प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। बाइडेन इंतजामिया के दौर में हमने देखा है कि एक इंडिया को इस रीजन में उसने खास रोल दिया और फिर और ख़ास अहमियत भी दी, और हमने देखा उन्हें फिर उनके जो मिलिट्री टाइज थे उस पर भी इजाफा हुआ। आप ट्रंप के ज़माने में कोई तब्दीली देखते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसको किस तरह से देख रहे होंगे और क्या वो पाकिस्तान से कोई ख़ास किस्म की ख्वाहिश रखेंगे? देखें, चाइना अमेरिकन इतने अफेक्टिव नहीं होंगे वरीड अगर पाकिस्तान प्रॉपर अच्छी रिलेशनशिप चाइना से रखता है, बट देन वी रिमेन एंगेज विद अमेरिकन ऑल्सो, जो कि एक होने चाहिए। लेकिन साथ प्रॉब्लम ये कि उनकी एक पॉलिसी है, एक्चुअली इन द माइंड दे वांट कि पाकिस्तान शुड नॉट बी वेरी वेरी क्लोज टू चाइना, नंबर 1। पाकिस्तान शुड नॉट गो फॉर सीपैक, एंड नंबर 3 पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट इंडियंस कंट्रोल ओवर कश्मीर। ये उनके डिजाइन में। हमने इस पॉलिसी को कैसे लेके, यही तो आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी है कि आपने अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए कैसे मैनूवर करके आपने ऑल साइड्स को खुश रखना और अपने बेनिफिट ड्रॉ करने। यहाँ वी गो रॉन्ग, ये आपको रखना, ये आपको प्लान करने की बात है। जैसे अब यूक्रेन की बात करें, देखिए ही विल नॉट के वो अचानक बंद कर देगा लड़ाई, ही विल टॉक टू रशियंस, ही विल अप्रोच देम कि ओके लेट्स फाइंड अ वे आउट, हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस, के नॉट कि यूक्रेन बिल्कुल उसके हवाले कर दे, यूक्रेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट रशियन की कोई डिमांड है, बेसिकली बैठ के कहीं ना कहीं दे विल फाइंड अ सोल्यूशन। तब ये बंद होगी और करेंगे ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कि डिप्लोमेसी वो करेंगे। लाइकवाइज पाकिस्तान को अपने कार्ड खेलने के हमने किस तरीके से अमेरिका को कन्विंस करना है कि हमारी इकॉनमी डूब रही है, हमारी इकॉनमी खराब हो रही है, हमें ईरान से सस्ता ऑयल भी चाहिए,
हमें ईरान से गैस पाइपलाइन के गैस भी चाहिए, प्लीज गिव अस वेवर जैसे इंडिया ने लिया है। लाइकवाइज बताएं कि अमेरिकन आप जाते हुए इतना वेपन एवरेज छोड़ गए अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से वी आर हैविंग अ सर्ज इन टेररिज्म में बढ़ गया है, हमें इतना नुकसान हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, हमारी मैन पावर डिप्लीट हो रही है, नुकसान हो रहा है, शहादतें हो रही हैं, सिविलियन हो रही हैं, वी नीड योर सपोर्ट। फिर दाइश को कंट्रोल करने के लिए कोई, इसके लिए भी आप हमें इंफॉर्मेशन दें, आप सारी चीजें करें, पॉलिसी बनाए ना। ये हम बात ये कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है, हम बस जो अमेरिका की ठीक है, नो exert as a behave like a Islamic nuclear country. Please behave. We have never behaved like this. हम अभी तक बिहेव करते हैं जैसे बहुत ही कोई नेपाल और श्रीलंका की कंट्री है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी बेस्ट है, बैटल हार्डन आर्मी है, न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की बेस्ट है हमारे पास। फिर एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है, आप इसको मनवाएं, थोड़ी अपने आप को अपने पैदा करें, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी लेकर आए। चीफ आर्मी स्टाफ हमारे बड़े अग्रेसिव प्रोफेशनल हैं, ही कैन पहले भी पार्ट प्ले करें, अभी भी करेंगे, लेकिन साथ जब तक आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट साथ नहीं होगी, वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगी, फॉरेन ऑफिस साथ नहीं चलेगा, बात नहीं बनती है। इसलिए हमें अब ये आपके पास 6 हफ्ते का टाइम है, पुट योर हाउस इन ऑर्डर और अपनी घर को भी ठीक करें, इकोनॉमी को रिवाइव करें। 3,000 रुपये 4,000 रुपये आपका ईयर में एक साल में इनकम टैक्स चल रहा है, तो चोरी हो रहा है, क्या हम इसको नहीं बचा सकते हैं? अपनी कॉस्ट प्रोडक्शन कम करें, बिजली को सर, लेकिन आप ये बिल्कुल सही है, ये इनिशिएटिव हमें लेने की जरूरत है। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तान में की जो सियासी जमातें हैं उसमें से ट्रंप के लिए कोई क्लियर फेवरेट है, यानी वो ये पसंद करते हैं कि ये सियासी जमात इस सियासी जमात से ज्यादा बेहतर है, या मेरा वर्किंग रिलेशनशिप इस जमात के साथ या इस लीडर के साथ ज्यादा बेहतर हो सकता है? देखिए, उनको तो गवर्नमेंट वही सूट करेगी जो उनकी पॉलिसी को टो करेगी विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है, लेकिन दे रिस्पेक्ट अ पार्टी जो अपने जो हुकूमती पार्टी जो अपना नुक्ता नजर भी बताए, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग भी दे, उनको भी कहीं ना कहीं लुक आफ्टर करे, लेकिन अपना फायदा हर हालत में निकालो। नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान सॉवरेन मुल्क है, सॉवरेनिटी है, हम इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क हैं, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारी बैटल हार्डन फौज है, हमें इकोनॉमिक तरक्की चाहिए। इकोनॉमिक तरक्की वो नहीं देना चाहते आपको, इसलिए नहीं देना चाहते, अगर आप इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने फैसले करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कीपिंग यू अंडर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक कंट्रोल के अंदर। जहां हमने इनवर्ड अपने आप घाट ठीक कर लें, बस घाट ठीक करें, आप सब रिकॉग्नाइज करें, इज्जत आपकी वही है मुल्क की, और घर में भी फैमिली मेंबर की जो तगड़ा है, जो फाइनेंशियली बेटर ऑफ है, जी अपनी एक पॉलिसी रख के और इसको लेके चलें। सही है भैया साहब, आज अडयाला जेल में इमरान खान ने, और लास्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, अडयाला जेल में इमरान खान ने अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करते हुए ये कहा, पार्टी रहनुमाओं से, कि अच्छा है ट्रंप जीत गए, इससे रजीम चेंज ऑपरेशन है उसको रिवर्स करने में मदद मिलेगी या वो रिवर्स हो जाएगा, इस तरह की उन्होंने बात की है। ये इसका कोई इम्कान मौजूद है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है, अनलेस बानी पीटीआई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर बिलीव करे। अगर आप ये कहें कि मैं निकलूंगा और मैं सड़कों पर आ जाऊंगा और मैं सब ऊंचा उल्टा पुल्टा कर दूंगा, चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी चली जाए, पाकिस्तान 2-3 साल पीछे चला जाए, दिस इज नॉट पाकिस्तान फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट ट्रम्प ने कहा, जिसके वजह लोगों ने उसको कहा। पाकिस्तान फर्स्ट के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें आप। डेफिनेट वे में ये भी तरीका है कि आप कहेंगे मैं आऊंगा, मैं बाई इलेक्शन लड़ूंगा, मैं असेंबली में आऊंगा, आई बिकम ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर, मैं रेमेडी मांगूंगा कोर्ट से और जाके अपने जो मेरे फॉर्म 47 की मेरे मैं दूर कराऊंगा, उनको लेकर आऊंगा, मेजोरिटी गेन करूंगा, वोटर को कॉन्फिडेंस लाऊंगा, गवर्नमेंट बनाऊंगा। ये पॉजिटिव सेकंड, ये स्टेट फाइट, आई थिंक वी शुड फॉरगेट इट, वी शुड नॉट डू इट, दैट इज व्हाट इज द रेसिपी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और जहांगीर खटक साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद होंगी, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, खुशामदीद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अपनी जो विक्ट्री स्पीच है उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो जंगें खत्म करेंगे। आपके ख्याल में क्या कर सकते हैं वो यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए,
और ये जो मिडिल ईस्ट का मामला है, इसमें फ़लस्तीन के और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी या लड़ाई या जंग है, इसमें तो पहले से उनकी जो तरफदारी है वो इसराइल की तरफ मालूम होती है, तो फिर क्या हो पाएगा? देखें, उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीहात से न सिर्फ अमरीकी अवाम को आगाह किया बल्कि दुनिया को भी आगाह किया, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है यूक्रेन वॉर में तकरीबन 80 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है, और ये जो है रवायती मिलिट्री पे नहीं खर्च हो रहे पैसे, ये अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, जो बाकी लोग हैं जो गैर रवायती अनासर हैं, उनके ज़रिए यूक्रेन की जंग के अंदर एक तरह से आप देख सकते थे कि जंगी जो तवील मुद्दत जो जंग है वो यूरोप में आपको देखने में नज़र आती है, और इसका खमियाजा डायरेक्टली अमेरिकन टैक्स पेयर्स के ज़रिए जो है वो पूरा किया जा रहा था। दूसरी तरफ जो दूसरी जंग है, जो इजरायली की जंग है, उसके अंदर तकरीबन $22 बिलियन अमेरिका के जो है दिफाई अखराजात में से उनकी मदद के तौर के ऊपर जो है उनको दिए जा रहे थे। ज़ाहिर है ये तमाम आप एक अगर इसको आप गौर करते हैं तो तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है आप जो है जंगी अखराजात में ये पैसे खर्च हो रहे थे। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि जब भी किसी मुल्क को किसी भी किस्म का इक़्तिसादी चैलेंज होता है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, या वो जंग करें, या वो फिस्कल और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर करें, या उनके अंदर एक इंटरनल रेवोल्यूशन आए। अमेरिका ने जंगें करके देख ली, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनली जो अमेरिकन इकॉनमी को बूस्ट मिलना था वो नहीं मिला, बल्कि ये तमाम जंग का जो तमाम मैकेनिज्म है वो सारा का सारा अमेरिकन और अमेरिकन अवाम को उठाना पड़ा। दूसरा मसला ये था कि जो अमेरिका का असर रसूख था बैनुल अक़वामी सिस्टम में, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा। पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में बिलख़ुसूस मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के बावजूद इसराइल के लिए दुनिया में वो कंसेंसस बिल्ड नहीं कर सका, बल्कि उसका एक इम्पैक्ट जो है अमेरिका के अंदर भी नज़र आया, जहाँ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपनी सिविल लिबर्टीज़ के लिए जंग लड़ते हुए नज़र आए। बहुत सारे लोगों ने जेलें काटी, और उससे भी बढ़ के जिसको कहते हैं फ्री अमेरिका, जो फ्री डेमोक्रेसी, वो सब कुछ चैलेंज हुआ। ये एक तरफ हुआ पॉलिटिकल सिक्योरिटी मैप के ऊपर, और इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो बाहर निकली वो थी जो सैंक्शंस अप्रोच थी अमेरिका की, वो डी डॉलराइजेशन, जिसमें ब्रिक्स आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे निकलता हुआ नजर आया, जहां उन्होंने कहा जी हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। 159 ममालिक जो हैं इस वक्त ब्रिक्स के जो है एक तरह उसमें शमूलियत अख्तियार करने के ना सिर्फ ख्वाहिश हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स का जो है फ्रेमवर्क अख्तियार करेंगे। इसी तरह जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर भी जो यूरोप को जो फ़ायदा होना था वो नुकसान में तब्दील हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एम्फेसिस था कि युआन में या रूबल में या इन तमाम चीज़ों में जो बाकी करेंसीज हैं उन करेंसीज में जो है तजारत की जाए, क्योंकि ये पहले तमाम एक ही लिंकेज में थे। वो डॉलर में जब डॉलर की गारंटी ख़त्म हुई है तो ये सारी की सारी आपके पास डी डॉलराइजेशन ड्राइव हुई है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अमेरिकन इकॉनमी पे पड़ा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अमेरिका की जो एक तरह से आप कह सकते हैं यूनिपोलर जो मूवमेंट है उस पर पड़ा है। ज़ाहिर है ट्रंप ने ये तमाम चीज़ें जो है ना सिर्फ वाज़ेह की अपनी वोटर्स को, बल्कि ये भी कहा कि वो दोबारा जो फोकस है अमेरिका के अंदर लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करेंगे, हेल्थ केयर को ठीक करेंगे, इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर एक वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि जितनी बैरूनी जंगें इनको ख़त्म करेंगे और अमेरिकन अवाम की को सर फहरिस्त रखेंगे। सही है, मगर डॉक्टर साहब ये जंगें ख़त्म करेंगे कैसे? ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से वो तो अपनी जो मुखालिफ उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो यहूदियों की मुखालिफ हैं, और जवाब में उनको वाज़ेह करना पड़ा कि नहीं वो मुखालिफ नहीं है। अमेरिका की इसराइल के साथ एक ज़ाहिर एक वाज़ेह पॉलिसी भी है और एक हिकमत अमली भी रही है, तो क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि वो इसराइल पर दबाव डाल सके और असर और रसूख इस्तेमाल कर सके इस जंग के ख़ात्मे के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, उन्होंने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया पेंसिल्वेनिया में, और जो पेंसिल्वेनिया उनकी सबसे बड़ी विन है, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे लेके आएंगे तो मैं यहूदियों की बका की जंग लड़ूंगा, क्योंकि अगर इजराइल ये जंग लड़ता है तो इजराइल ख़त्म हो जाएगा, सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो हिकमत अमली इजराइल अख्तियार किए हुए है वो इजराइल चला नहीं सकता। देखिए, हर जंग जो है वो इकॉनमी पे चलती है, हर जंग जो है वेपनरी पे चलती है। अगर आप इक़्तिसादी मद में ये जो $22 बिलियन मैंने जिनका
आपको मतलब अभी मतलब जो बयान किए थे, वो $22 बिलियन अमेरिकन वेपनरी के तौर के ऊपर एक कॉन्स्टेंट वेपन ब्रिज के तौर पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस को मिल रही थी। यानी कि वो अमेरिकन अमदाद के तौर के ऊपर इसराइल को दी जा रही थी, जो मुसलसल $22 बिलियन जो हैं, जो जितने अरसा जो भी IDF ऑपरेशन हुए हैं उसके लिए रोज़ाना 24 घंटे, जिसमें बरतानिया और अमेरिका के जो दफाई जहाज हैं वो ये वेपन्स वहाँ देते रहे। सो अगर कल अमेरिका ये फैसला करता है कि वो हथियार नहीं देगा या सैंक्शंस अप्रोच डालेगा या नॉन टेरर बैरियर इस्तेमाल करेगा, जैसे उन्होंने हमारे साथ 1965 में किया या 1971 में किया, तो क्या होगा? जाहिर है कि जो लोग जंग प्लान कर रहे हैं उनके लिए खाली हथियार तो नहीं लड़ेंगे अगर पीछे उनके पास गोला बारूद या बाकी चीज़ें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर अमेरिकन रसूख निकलता है तो इसराइल के लिए मुश्किलात होंगी। और तीसरी बात ये कि इसके अंदर भी जो जूइश लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो भी डिवाइडेड है। वो समझते हैं कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसराइली मसले को और इसराइली जो सोल्यूशन है उसको ढूंढने की कोशिश की है, वो गलत है, क्योंकि वो ना तो इसमें कामयाब हुए हैं बल्कि उससे ज़्यादा वेपनाइजेशन हुई है। उससे जो है लेबनान, सीरिया, ईरान, फ़लस्तीन, मतलब ये तमाम चीज़ें मुतहरक हुई हैं। मशरक़ वस्ता में जो अमेरिका की 75 साल की पॉलिसी है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे से ना सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, कहीं एक तरफ मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, तो एक तरह से जो तमाम प्लान ऑर्केस्ट्रेटेड था वो सारा इफेक्ट हुआ। फिर आइसिस के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा वजन दिया हुआ था एक अमेरिकन खारजा पॉलिसी के अंदर कि जी अगर आइसिस होगा तो जिसकी वजह से मशरक़ वस्ता जो है डिवाइडेड रहेगा, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये आपस में लड़ेंगे शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर, वो सारी चीज़ें सेट असाइड हुई हैं। अगर दोनों जो मेजर प्लेयर्स हैं वो एक तरह से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो जाहिर है फिर ये वेस्ट वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड जो पोजीशन आती है तो वो जाहिर है टेनेबल नहीं है और ना ही वो कंट्रोलेबल है। यही वजह है कि ट्रंप ने जूइश लॉबी को भी एड्रेस किया है, इसराइल को भी किया है, और वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़े तरीके से इसराइली जंग के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर मानी साहब, ये बताइए कि ये जो नताए सामने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बन जाना, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान के हालात, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा इसका? देखिए इसमें यकीनी तौर पे पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है ट्रंप का जो है वाइट हाउस में आना, क्योंकि ट्रंप की जो तरजीहात हैं वो बड़ी हद तक अमेरिका फोकस्ड हैं। वो गैर ज़रूरी जंगों में नहीं जाना चाहते, वो गैर ज़रूरी मुकाबले में नहीं जाना चाहते। उनका ख्याल है कि अगर किसी भी मुल्क पे असरअंदाज करना है या असर डालना है तो उसका बेहतरीन तरीका तजारत है। इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी जो बुनियादी रग है या बुनियादी फोकस है वो क्या है? वो यही है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी मौक़े खुलें, आप चाहते हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान आप अपने इक़्तिसादी रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकें, सिक्योरिटी रिलेशनशिप को नहीं। अगर आप ये बैलेंस करते हैं तो यकीनी तौर पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात वो आपको पाकिस्तान में देखने में नजर आ रहे हैं उसमें नुमाया कमी आएगी, क्योंकि जब बैन अक़वामी तजारत के अंदर आप हिस्सेदार बन जाते हैं तो फिर बहुत सारे ममालिक और बहुत सारी जो इंटरेस्ट हैं तजारती इंटरेस्ट वो लोगों के इफेक्ट होते हैं। फिर ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे जो गैर रवायती अनासर जिनको शह मिल रही है, जैसे हिंदुस्तान दे रहा है या कोई और दे रहा है, तो उनके लिए वो एक्सेस जो है कॉस्ट के बगैर नहीं होती है। तो ये बेहतर है हमारे लिए। हाँ, इसका एक मनफी असर ज़रूर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो यकीनी तौर पे अमेरिकन मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है वो हिंदुस्तान को बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वेपनरी जो होती है वो नॉन प्रोडक्टिव होती है। सो ये अब डिपेंड करेगा कि हिंदुस्तान कितनी हद तक DTTI, कमकासा, लीमा, जो भी उन्होंने माहिदे किए थे STA-1, उनको कितनी हद तक पूरा करते हैं और कितनी हद तक US के अंदर उनके डिफेंस सेक्टर को जिंदा करने में कामयाब होते हैं। डेमोक्रेट्स के नीचे तो वो सिर्फ अपने IT सेक्टर को देखते रहे। हमने सुना था जी फेसबुक, व्हाट्सएप, सारा कुछ जो है हिंदुस्तान में मौजूद है। हिंदुस्तान ने IT सेक्टर के ऊपर होल्ड किया हुआ था। इस वक्त आपको एलॉन मस्क नजर आ रहे हैं, इस वक्त आपके पास और एक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनका प्राइमरी फोकस ये है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन सनत को उजागर किया जाए, अमेरिका के लिए ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढे जाएं, अमेरिका की जो डी-डॉलराइजेशन ड्राइव है उसको रिवर्स किया जाए। मगर डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की ज़रूरत तो है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, और इस वक्त भी जो वॉल्यूम है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड का, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 5वां हिस्सा जो है वो अमेरिका को जाता है। लेकिन क्या अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ ये जो बिजनेस रिलेशनशिप है, ये ट्रेड है, इसको बढ़ाना चाहेगा? और आपके ख्याल में कितनी दिलचस्पी होगी ट्रंप को पाकिस्तान के साथ इस नौयत के रिलेशनशिप को डेवलप करने की? देखिए वो एक तरह से बुनियादी तौर पे एक जो है तजारती
एक्सपर्ट हैं। सो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ अपने तजारती मामला ठीक रखें। वो चाहेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाएं। वो चाहेंगे कि चीन के साथ उनके तजारती ताल्लुकात चलते रहें। वो चाहेंगे कि रूस के साथ उनके तजारती ताल्लुकात चलते रहें। और इन तमाम जगहों को अगर आप गौर से देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो नुमाया है। तो इसलिए यहाँ उनके लिए एक नई मार्केट अपॉर्चुनिटी है, एक नया एक्सेस है, और वो यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद पड़ता हो तो जो अमेरिकन अफवाज का इनखला है वो भी उन्होंने इसी वजह से किया था क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिकन फ़ौजें और अफवाज बिलखसूस दुनिया में बहुत सारी गैर ज़रूरी जंगें लड़ रही हैं, जिससे गैर ज़रूरी जो है अमरीकी खून का नुकसान हो रहा है, अमरीकी जान का, अमरीकी माल का, और ये तमाम चीज़ें जो हैं इन जंगों से जो इक़्तिसादी चैलेंज है अमरीका के अंदर वो ख़त्म नहीं हो सकता, जो लोगों की मुश्किलात हैं वहाँ ख़त्म नहीं हो सकती। यही वजह है कि सेंट्रल अमेरिका से लेके जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें उनको एक वाज़ेह मेजॉरिटी मिली है अमरीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। 51.2% मिलना, 52% मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है अमरीका के अंदर, जहाँ हर एक वोट रजिस्टर्ड है। इसका मतलब है कि कुछ वोट्स जो हैं टूटे हैं, जो नए वोटर्स हैं उन्होंने डेमोक्रेट्स को टोटली जो है एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि जो उनके बाकी जो हाउसेज हैं, जैसे आप ये देख लें सेनेट हो गया, उनकी पार्लियामेंट के अलावा उनकी जो सुप्रीम कोर्ट होगी, उन सब के अंदर रिपब्लिकन्स का जो है इस वक्त जोर भी है और उनके नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये कि ये आम प्रेसिडेंट नहीं होंगे, एक वेरी स्ट्रॉन्ग यूएस प्रेसिडेंट के तौर पे उभरेंगे कम से कम अगले 2 सालों के लिए। और इससे जो बड़ी बात है जो निकली है वो ये है कि ये पहली दफ़ा मेरे एक मैं छोटी सी बात कहूँगी, पहली दफ़ा जो चीज़ निकली है उभर के वो ये है कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स जो हैं वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, इशू स्पेसिफिक नहीं। सही है। तो डॉक्टर साहब, हमने पिछले 5 साल में 4 साल में देखा बाइडेन इंतज़ामिया ने जनूबी एशिया में इंडिया को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी और उसकी तरफ काफ़ी रुझान रहा बाइडेन इंतज़ामिया का। अब आप कोई तब्दीली देखती हैं, मुतवक्के है कि ट्रंप इंतज़ामिया इसको न्यूट्रलाइज करेगी? देखिए, इंडिया उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उनका हरावल दस्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। फ़र्क इन दोनों में दरमियान में क्या है? फ़र्क ये है कि जब डेमोक्रेट्स होते हैं तो वो अपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ज़रिए काम करते हैं, यानी कि आईटी सेक्टर की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन काम करेगी, वो चाहेंगे कि वो आके यहाँ काम करें। कल्चरल एंटरटेनमेंट जो है, हॉलीवुड आपको बहुत काम करता हुआ नजर आएगा जब डेमोक्रेट्स होंगे। कल्चरल एक्सचेंजेस, इस किस्म की जो चीज़ें, यानी कि वो सेक्टर्स जिनसे जो उनके सपोर्ट ग्रुप है उनको फ़ायदा हो। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ उस वक्त काम करती हैं अगर आपके पास एक मजबूत इकॉनमी हो। ये चीज़ें उस वक्त काम करती हैं जब आपकी इन चीज़ों से वापस डॉलर्स जो है उस मुल्क में जा रहे हो जहाँ ज़रूरत हो, और आप उन सेक्टर्स को रिजुविनेट कर सकें। देखिए, उन्होंने इमिग्रेशन के ऊपर डेमोक्रेट्स का बड़ा सॉफ्ट स्टांस था। उन्होंने कहा जी हमारे पास जो इमिग्रेंट्स आएंगे उनको हम होटल्स में ठहराएंगे, उन होटल्स में ठहराने के अलावा उनको हम खाने के पैसे देंगे, उनको कपड़े धोने तक के पैसे देंगे, इस तरह के सारे काम करेंगे, और इससे जो है हम जो है ह्यूमन राइट्स, तमाम चीज़ों को ठीक करेंगे। ये उन्होंने एक तरफ पॉलिसी इख्तियार की। उनका ख्याल था इससे उनका जो टूरिस्ट सेक्टर है या उनका है जो होटलिंग सेक्टर है वो रिवाइव करेगा, लेकिन उन्होंने इसके बरक्स काम किया। जब आप इस तमाम लोगों को इमिग्रेशन प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन करेंगे और कुछ होटल्स को फ़ायदा देंगे तो क्या होगा? आपने उनको नॉन वाइबल कर दिया, क्योंकि आपने उनको स्टेट के ऊपर डाल दिया, यानी कि स्टेट उनके अखराजात भी मतलब जो है ना सिर्फ बर्दाश्त करेगी, लेकिन जो आपने डील कर दी उसके मुताबिक तो स्टैंडर्ड्स आप नीचे ले आए। आपने एक पूरे सेक्टर को ख़त्म कर दिया। ज़ाहिर है जो लोग वहाँ इमिग्रेंट्स वहाँ रह रहे हैं और जो एक तरह से लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्रोग्राम से वहाँ ठहरे हुए हैं तो वहाँ की होटल एडमिनिस्ट्रेशन उनको होटलियर्स के तौर पे तो नहीं देख रही, ना कस्टमर्स के तौर पे देख रही है, वो तो उनको एज अ डॉक्यूमेंटेड नंबर के तौर पे देख रही है। और इसका जो नुकसान है वो अमेरिका के अंदर उनका सिस्टम है, क्योंकि जो आम अमरीकी है अगर वो टैक्स नहीं देता या वो आम अमरीकी उस इकोनॉमिक लेटर से नीचे करता है तो वो होमलेस हो जाता है। सो उनके लिए वो तमाम मरात नहीं है, वो सड़कों पे हैं, और जो लोग बाहर से आके एक ख़ास ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उधर हैं। ये एक तरफ। दूसरी तरफ फिर आपने जो आईटी सेक्टर या बाकी सेक्टर्स को आपने ऑफ शूट किया हेल्थ में, जैसे कि क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा नाम जो मेरे ख्याल से जुड़ा हुआ है वो यही है कि बिल गेट्स फाउंडेशन, मेलिंडा फाउंडेशन, ये जो है फाउंडेशन यानी कि फार्मास्यूटिकल फाउंडेशंस, और ये जो तमाम चीज़ें ये आपके पास आपको इंडिया में काम करते हुए नजर आई हेल्थ सेक्टर में, लेकिन क्या इनका इम्पैक्ट आम अमेरिकन हेल्थ सेक्टर पे था, जो लोग हेल्थ केयर को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं
जो है लेके आई है वापस उस चीज़ को कि जो लोग लोगों तक उनके मिसाइल को समझते हैं, लाइक बेटर गवर्नेंस मीन्स बेटर डेमोक्रेसी, और अगर आप पास बेहतर गवर्नेंस नहीं है तो आप पास डेमोक्रेसी नहीं है। और यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो है लेसन है इस विक्ट्री के पीछे। तो एक और चीज बताइए कि नहीं करेगा लोगों को तो कोई सक्सेस नहीं है। जी सही है, बिल्कुल सही है। एक और चीज बताइए कि पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान में और खित्ते में इनफैक्ट हालात इस किस्म के रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को सिक्योरिटी तनाजुर में देखता रहा है। अब हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्या इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका कुछ मुख्तलिफ अंदाज में देखेगा? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनका ख्याल ये है कि गैर रवायती अनासर को इस्तेमाल किया जाए अमेरिकन खारजा पॉलिसी और अमेरिकन मकासद को हासिल करने के लिए, जिसमें मर्सनरीज आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आती हैं, इस तरह के तमाम ग्रोह आते हैं। तो वो इस्तेमाल किया और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान मसले का हल नहीं है बल्कि मसला है। जबकि ट्रंप का ख्याल ये है कि अगर वो अहम सियासी अस्करी लीडरान से मिलेंगे तो पाकिस्तान जो है उनके लिए एक मसले का हल बन सकता है। उन्होंने अपने ताउन को और अपने दरीना ताल्लुक को इस्तेमाल किया अफगानिस्तान से अमेरिकन अफवाज के इनखला में, और इस वक्त भी वो तजारत पे फोकस करेंगे। अब ये हमारे पे मुनहसर है कि हम अमेरिकन तजारत को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी बढ़कर ये कि हम क्या लेके आते हैं जिससे हम इक्तिसादी ताउन में इजाफा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महारिया सुल्तान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब को यह तवक्को है कि ट्रंप की जीत से जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो रिवर्स हो सकता है। सुनिए उन्होंने आज क्या कहा है। ट्रंप के आने से जो रजीम चेंज की गलत पॉलिसी थी वो रिवर्स हो जाए। खान साहब ने ये कहा कि हमें ये तवक्को है कि जो बाइडेन के जाने से कम अमेरिका कुछ नहीं तो न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब वो गैर जानिबदार होगी। यहाँ जिसको भी आवाम चाहे उनकी हुकूमत आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान हमेशा ऊपर वाले की तरफ देखता है, उसका ईमान और उसका यकीन और उसकी तवक्को सिर्फ अल्लाह ताला से। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। आपने कहा कि इमरान खान को तवक्को है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो रिवर्स हो सकता है। सर रिवर्स कैसे हो सकता है, इससे क्या मुराद है आपकी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। खान साहब ने आज कहा कि जो बाइडेन साहब के नीचे जो एक नेगेटिविटी थी वो कम से कम दूर होगी। बाकी ये तवक्को करना कि ट्रंप साहब को फोन करेंगे और खान साहब रिलीज होंगे, ये ऐसी बातें नहीं होती। स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं। लेकिन बहरहाल एक एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज होने के बाद दूसरी जब आती है तो उनकी पॉलिसीज में एक शिफ्ट होता है। तो ट्रंप साहब जब सदर थे और खान साहब जब वजीर आजम थे तो खान साहब ने आज कहा कि ट्रंप साहब से उनका रब्ता रहता था, उनकी कॉल आती थी और दो तरफा ताल्लुकात जो बिजनेस के हवाले से, स्ट्रेटेजिक जो ओवरसीज के हवाले से, हमारे स्टूडेंट्स के इश्यूज, वहाँ बहुत से हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, बिजनेस कम्युनिटी का बिलखुसूस जो है, ये सारी चीज़ों पे उनसे बात होती थी। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पॉजिटिविटी आएगी दोनों मुल्कों के रिलेशंस में। और जो एक नेगेटिविटी थी जो उस एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में थी और रजीम चेंज भी उनके दौर में हुआ, तो वो पॉलिसीज रिवर्स होंगी। बाकी तो यहाँ के फैसले पाकिस्तान के अवाम ने कर दिए। इमरान खान साहब को वोट मिला है और हमारा हक है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और तहरीक इंसाफ को उसका खोया हुआ मैंडेट वापस मिले और इमरान खान साहब इस कौम को लीड करें। अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों को और रहनुमाओं को यह लगता है कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं, क्या आप भी ऐसा समझते हैं? देखें, ये एक्सपेक्ट करना कि वो आके कोई डायरेक्शन देंगे, ये ना तो ऐसा होगा ना ऐसा होना चाहिए। जाहिर है पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है और हम अपने जो हमारे दौर में जिस तरह हमारी पॉलिसी थी कि हम बैरूनी मुदाखलत उन चीज़ों के तो हक में नहीं है, लेकिन हुकूमत के आने से पॉलिसी शिफ्ट तो होती है, पॉलिसी चेंज होती है। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे जो बाइडेन साहब के नीचे था। डोनाल्ड लू का जो लेटर था, साइफर था, उसमें जो रजीम चेंज के हवाले से सख्त अहकामात थे या जो डायरेक्शंस थी, तो उसकी वजह से ताल्लुकात में एक सरमहरी या अवाम का एक उनकी तरफ एक शक की निगाह से देखना तो था। तो वो चीजें ट्रंप के आने से हम पुरुमीद हैं कि वो दूर होंगी।
बाकी इमरान खान साहब की रिहाई, हम पुरुमीद हैं कि केसेस सारे जेली हैं, कौम इमरान खान साहब के साथ है, और मुल्क को अगर आगे ले जाना है तो आपको इमरान खान के अलावा कोई लीडर इस वक्त मुल्क में नहीं है जो कौम को इकट्ठा कर सके, जो इदारों और कौम के बीच में फासले पैदा हुए हैं उसको खत्म कर सके। तो उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब जो है वो रिहा हों। आज जब उनको बताया गया कि ट्रंप जीते हैं तो उन्होंने खुशी का इजहार किया इस बात से, उन्होंने कहा कि उनके दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे थे, और उन्होंने अपनी रिहाई की तो एक दफा भी बात नहीं की कि ट्रंप के आने से कोई वो रिहा होंगे, फलाना होगा। ये इस तरह से बातें नहीं होती, ये स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं। खान साहब ने पाकिस्तान की बात की कि उनके आने से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से वो बेहतर होंगे, और जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है दोनों मुल्कों में, वो एक पॉजिटिविटी जो थी उस वक्त वो वापस आएगी। अली मोहम्मद खान साहब, आज की जो मुलाकात थी आपकी अपने लीडर से, उसका मरकजी नुक्ता क्या था, किस मौजू पर मुलाकात हुई है? 11 सितंबर को मैं गया, मुलाकात नहीं हो सकी, फिर उसके बाद 28, 30 और 31 अक्टूबर को, तो आज मौका मिला है कि बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। आज काफी चीजें डिस्कस हुई, जिस तरह लेजिस्लेशन पास हुई है, तो पिछले दिनों जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, और अब जो ये आर्मी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी हुई है, उस पर उन्होंने राय का इजहार किया। ट्रंप का इलेक्शन एक अहम इशू आज बिल्कुल था, और उसके साथ साथ और पार्टी के बहुत सी मामलातों के साथ बात हुई है, लेकिन मेन आज जो चीज डिस्कशन में थी, ये दो बड़ी चीजें थी, जो कानून साजी हुई है अभी और जो बहुत उजलत में हुई, और दूसरा जो ट्रंप का इलेक्शन है, इस पे बात। जो कानून साजी हुई है जिसमें सर्विसेज चीफ्स की जो रिटायरमेंट की मुद्दत है या उनकी वो 5 साल तक कर दी गई है, उस पर क्या राय दी है खान साहब ने? देखिए, एक तो यह है कि जो भी फैसला करें हम, वो इदारे की मजबूती के लिए होना चाहिए। हमारी जमात का मौकफ, खान साहब का मौकफ ये है कि अगर कोई एक्सटेंशन या इस तरह की चीज होती है तो उस पर पहले से बहस होनी चाहिए थी। उनका ज्यादा फोकस इस चीज पे था कि ये जो कानून साजी हुई है, चाहे वो आर्मी एक्ट में तरमीम है जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना है, तो इस पे बहस क्यों नहीं की गई? इस पे आप बहस करते, इसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको डिस्कस करते, अगर कोई सुखम है उसको निकाल लेते। तो उजलत में जो इनको मंजूर कराया गया है हुकूमत की तरफ से, उस पे बहुत ज्यादा उनकी रिजर्वेशन है कि इस पे आप बहस करते। मेरी अपनी राय यह है कि बहस होती, और बहस के बाद वो चीजें हम अपने लीडर इमरान खान के सामने रखते, वो अगर एग्री करते तो फिर बहुत सी चीजें शायद इसमें आपको सपोर्ट करते हुकूमत को, लेकिन उसमें अगर कोई सुखम था तो उसको निकाल लेते। लेकिन जिस उजलत में आपने पास किया, जो तरकीब है इन लॉ मेकिंग्स का, तरमीमात का, वो तो यही है कि पार्लियामेंट में फ्लोर पे पेश होती है, वो फिर कायमा कमेटी में जाती हैं, वहां बहस होती है, उसके बाद आती है, फिर पास होते हैं कौमी असम्बली के फ्लोर पे, फिर उस पर बहस होती है। तो एक ही दिन में लाना, उसको पास करना, तो अगर कोई अच्छी भी है, फर्ज करें आप कोई चीज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तरीके से करेंगे तो उस पर एतराज तो आएगा। और माजी में जब हमारे दौर में भी ऐसा हुआ, तो ये हुकूमत जो आज अपोजिशन में है, वो उस पर उस वक्त एतराज करती थी कि आपने उजलत में किया। मेरे ख्याल में हमारे दौर में भी कुछ कवानीन उजलत में पास हुए जो नहीं होने चाहिए। तो आज अगर कोई चीज उजलत में पास हो रही है जिसपे उस वक्त की अपोजिशन जो आज हुकूमत में है वो खुद एतराज करती थी, तो आज खुद आप वो काम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम माजी की चीजों से सीखें, और मुस्तकबिल में जो भी लॉ मेकिंग हो उसको आप पार्लियामेंट में लाएं, आप अपोजिशन से एंगेज करें, डिस्कस करें। अगर कोई अच्छी चीज होगी तो हम कोई मुल्क के दुश्मन तो नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई अच्छी चीज, लेकिन सर जो 26वीं तरमीम आपके साथ डिस्कशन करके हुई है, यानी जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी थी उसमें भी आपने शिरकत की, फिर वो मुसवदा आपके साथ डिस्कस होता रहा, बराह रास्त हुकूमत ने नहीं भी किया तो मौलाना फजल रहमान साहब ने किया, और उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि अब हमारा इस पर कोई बड़ा एतराज नहीं रहा। तो जो चीजें आपके साथ डिस्कशन के बाद हुई हैं उस पर तो आपको कोई एतराज नहीं है ना, 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है? देखिए, उसमें कुछ जो मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह की चीजें थी, वो कोई उस पर मौलाना साहब भी उस पर एग्री नहीं थे। हम तो मिलिट्री ट्रायल्स के, सिविलियंस के उसके हक में नहीं है। एक माजी में हमने एक दफा सपोर्ट किया था जब जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए था। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चीफ जस्टिस साहब के ओहदे को छेड़ा गया है, जो आईनी बेंच बनाने की बात है, फिर सीनियर मोस्ट जज को लगाना चाहिए था, इन सारी चीजों पर हम एग्री नहीं थे। हमने मोहतरम जो चीफ जस्टिस आए हैं यहया अफरीदी साहब को वेलकम किया है, इस वजह से कि हम नहीं समझते कि इन तरमीमात, ये जो आईनी तरमीम हुए हैं, वो खुद की ख्वाहिश पे तो नहीं। अब वो चीफ जस्टिस हैं, हम नहीं चाहते उनका एक
एक अच्छा रिकॉर्ड है कि हम उनके साथ कोई मुखासमत करें, इस वजह से उनको वेलकम किया है। लेकिन जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई है उस पर तो एतराज़ात आज भी मौजूद हैं। और जो जुडिशल कमीशन बनाया इन्होंने, जिसमें हुकूमती मेंबरान जो हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले अहदेदार हैं उनकी तादाद का ज्यादा होना अपोजिशन से, ये भी एक सवालिया निशान है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिनको ठीक होना है, और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आती है बहुत सी चीजों को हम ठीक भी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, उसकी जो ताकत में कमी की गई है, इस पर एक बात मैं जरूरी करूंगा भी, उसको ठीक होना है। और आज इमरान खान साहब ने इस पर बड़ी क्लियर बात की है। ये जो जजेस वाला मामला है, मैं उनको कहा कि जो 32-34 उन्होंने किए हैं, तो खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि तो सुप्रीम कोर्ट की ताकत को डाइल्यूट कर रहे हैं, लफ्ज डाइल्यूट यूज किया कि उसकी ताकत को कम कर रहे हैं। उसके लिए तादाद बढ़ाई जा रही है, कोशिश करेंगे कि मनपसंद लोगों को लेके आए। तो ये चीजें इससे क्या, आप मुझे बताएं, अगर लेकिन अगर किसी भी मुल्क अली मोहम्मद साहब इस तरह तो आप पूरी 26वीं आईनी तरमीम पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया, आईनी बेंच के सरबराह लगाने का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया, इस तरह से कि आईनी जुडिशल कमीशन है उसमें उनकी अक्सरियत हो गई, फिर इसी तरह से जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हासिल कर लिया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फिर तब्दीली करके उसको भी एक तरह से जैसे मुनीब को निकाल के चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की गई है। 17 नए जजेस का आपने खुद जिक्र किया कि उससे जो है हुकूमत अपने जज भर्ती करने की कोशिश की गई। तो इस पूरी आईनी तरमीम में जिस पर बैरिस्टर गौहर को, आपकी पार्टी को कोई एतराज नहीं था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बकौल, तो इसमें अच्छी चीज फिर क्या हुई? देखिए, मैं तो इस पे पहले दिन से बड़ा क्लियर था। बहरहाल हमारी जमात के दोस्तों ने वहां बैठक की। मैं समझता हूं कि सिर्फ एक मकसद के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई कि उस वक्त के जो सीनियर मोस्ट जज हैं मंसूर साहब, उनसे इनको डर है कि कोई इंसाफ कर देंगे, तो उनका रास्ता रोकने के लिए सारा कुछ एक सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट इनके रास्ते में एक हर्डल इनको नजर आती है। लेकिन मैं समझता हूं कि शुरू में आके जो यह अफरीदी साहब ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो अगर अल्लाह करे वो इसी तरह वो आगे बढ़े, तो अगर हुकूमत की ये तवक्को थी कि मंसूर साहब को हटा के कोई ऐसा कुछ होगा कि सुप्रीम कोर्ट को एक रबर स्टैंप खुदा ना खास्ता बना देंगे, मुझे नहीं लगता कि यह अफरीदी साहब इस तरह होने देंगे। लेकिन एक डैमेज तो उन्होंने कर दिया। एक उसूल था मुसल्लमा कि सीनियर तरीन शख्स जो है वो चीफ जस्टिस बनता था और उसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं होता था। एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, उसको उन्हें कॉम्प्रोमाइज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे की ताकत को कम किया। 184(3) की पिटिशन सू मोटो का इख्तियार एक तरह से दे ही लिया। और फिर जो आईनी बेंच का मामला उठाया है, तो अब चीजें ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा केस अब चीफ जस्टिस के पास जाना है, कौन सा आईनी बेंच में जाना है। फिर आईनी बेंच में सीनियर मोस्ट जज को उसका रास्ता रोकना। आप मुझे बताएं, इनको पूरे पाकिस्तान के मसलों का हल सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़ करके इनको नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट को गिरा दो, कमजोर कर दो, खत्म कर दो। क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है? सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क, चाहे अमेरिका को ले लें जिसमें अभी इलेक्शन हुआ है, यूके ले लें, पड़ोस में हिंदुस्तान ले लें, किसी भी मुल्क में, भारत अपना जो है बांग्लादेश ले लें, जिस भी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट या अदलिया को आप छेड़ेंगे वो बैलेंस आउट होगा। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और अदालतें तो हुकूमतों पे चेक रखने के लिए होती हैं। अगर आप खुद उनको लेके आएंगे कुर्सियों पे, आप उनको बैठाएंगे, तो आप पे चेक कैसे रख सकेंगे? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी क्या? सही है। मगर अली मोहम्मद खान साहब, अभी हमने देखा कि जब ये कानून साजी हुई है उससे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मौजूद थी, जिसमें जस्टिस मुनीब भी थे और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, और उस कमेटी के सामने जब 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जो आई हैं वो लगाने का मामला आया, तो दोनों जजेस ने फैसला दिया कि इसको मुकर्रर किया जाए समाअत के लिए। लेकिन चीफ जस्टिस इससे मुख्तलिफ राय रखते थे और फिर हमने देखा कि कॉज लिस्ट में वो फैसला जो 2 जजेस का था उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, वो कॉज लिस्ट में नहीं आ सका। तो इसके बावजूद आपने चीफ जस्टिस पर अपने एतमाद का इजहार किया है, तो क्या आपको लगता है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों की समाअत होगी? देखिए, हम नहीं चाहते कि शुरू से ही खुदा ना खास्ता मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के साथ कोई बदएतमादी हो। हमने तो काजी फाइज ईसा साहब के साथ भी हमारी जमात बहुत इज्जत से चलती रही और सारा कुछ होता रहा, लेकिन जब वो बहुत ब्लेटेंट उनकी मुखालफत तहरीक इंसाफ के सामने आई, तो उसके बाद हमने उन पर एतराज किया। वो भी बड़े एहतराम के दायरे में अदालत में कि हमें आप पे एतराज है, आप हमारे केस ना सुनो। तो अभी चूंकि इब्तिदा है और मेरे ख्याल में मोहतरम चीफ जस्टिस मौजूदा जो हैं उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो जो उनका ओहदा है उसकी जो तकरीब में कमी हुई है उसको वो बहाल करें और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को उस तरह लेके चलें जो सुप्रीम कोर्ट की एक शान है। तो मैं समझता हूं कि कमेंट में हम एहतियात करेंगे, हम चाहेंगे
कि याहिया अफरीदी साहब, हम किसी फेवर के उसमें नहीं है। हम समझते हैं कि चाहे तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी जमात को फेवर नहीं लेना चाहिए, ना एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमें यह तवक्को करनी चाहिए कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक आजाद गैर जानिबदार तरीके से चलाएं। उसके लिए हमसे जो तावन होगा वो होगा, लेकिन करेंगे। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, इसमें ये तो हो रहा है ना कि वो जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसले दिए हैं, उनको चाहे वो आईनी बेंच में ना रख के या उनको जो है वो कोई अहम रोल ना देकर, यानी चीफ जस्टिस भी नहीं लगाया गया, आईनी बेंच का सरबराह भी नहीं लगाया गया, आईनी बेंच के मेंबर्स में भी उसको नहीं रखा गया, तो एक तरह से हुकूमत अपना इन्फ्लुएंस करने का स्ट्रक्चर तो उसने बना लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में उन जजेस को जिन्होंने माजी में तहरीक इंसाफ के हक में फैसले दिए हैं उनको वो किसी इंपॉर्टेंट रोल में ना आने दे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी नहीं है। देखिए, यही तो हमारा एतराज है इस सारे प्रोसेस पे। जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मास्टरमाइंड की गई है, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पे अगर आप देख लें तो शायद जमहूरियत जब खत्म की गई और डिक्टेटरशिप भी आई है, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट पे इस तरह का हमला नहीं हुआ। देखें, उस वक्त ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि आईन मुअत्तल जब वो हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पीसीओ पे उन्हें ओथ का कहा, लेकिन उनके लॉ मेकिंग में कोई तरमीम ऐसी नहीं की गई कि इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज किया गया हो। हाँ, उस वक्त कुछ जजेस ऐसे थे जो आए, ओथ लिया, लेकिन उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वकला ने तहरीक चलाई, फिर उसके बाद अदलिया आजाद भी हुई, बड़ी मजबूत हुई। लेकिन इस हुकूमत ने तो बेसिकली वो किया है जो किसी आमिर ने भी नहीं किया, कि अंदर से जाके सुप्रीम कोर्ट को अंदर से उन्होंने कमजोर किया है। ये किसी आमिर ने भी नहीं किया, ये बहुत नुकसान किया है। और आज इनकी हुकूमत है, कल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रहना है, आपने रहना है, हमने रहना है, 25 करोड़ अवाम को इंसाफ चाहिए। तो अगर आप अपनी सबसे बड़ी अदालत को ही कमजोर कर देंगे तो ये आप फायदा किसका कर रहे हैं? अपने थोड़े से फायदे के लिए, एक पाव गोश्त के लिए आप पूरा वो तो नहीं हलाक कर देते, खराब कर देते। तो ये जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ किया है, आज शहबाज साहब वजीर आजम है, कल नहीं होंगे, लेकिन फिर इन आईनी तरमीम को रिवर्स करने के लिए कितनी तगदो करनी पड़ेगी, ठीक करने के लिए जो नुकसान हो जाएगा इस दौरान, जो केसेस का नुकसान हो जाएगा। आप ये बताएं, देखें जो सीनियर तरीन जजेस को उन्होंने इस चीजों से बाहर रखा है, तो ये नुकसान इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का किया है। सुप्रीम कोर्ट पूरे अवाम की है, ये तहरीक इंसाफ की तो नहीं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।